अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर में खुश आमदीद। नाज़रीन, शहर लाहौर जिसे जिंदा दिलाने लाहौर का शहर कहा जाता है, यहाँ जब भी कोई नया ऑफिसर आता है तो उसे कुशादा बाहों के साथ वेलकम किया जाता है, और अगर वो कोई अच्छा काम करे तो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ व तौसीफ भी की जाती है, जो कि हम भी कोशिश करते हैं कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके अप्रिशिएट किया जाए। लाहौर में सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ तजावजात की भरमार है और कोई भी ऑफिसर ये नहीं चाहता कि उसे बुरा भला कहा जाए। वो रेडियो को साइड पे करे, वो सड़कों की साइड पे खड़ी हुई ट्रैफिक को डिस्टर्ब करे और लोगों की बातें सुने। लेकिन वो ऑफिसर जो कौम के वसीतर मुफाद में सोचता है, जो सोचता है कि लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवा रहनी चाहिए और आम आदमी जो बेचारा जल्दी में है उसे तकलीफ ना हो, वो आसानी से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सके, तो सीटीओ लाहौर डॉक्टर अतहर वहीद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत गहमा गहमी है, बड़ी बात हो रही है उनके बारे में। सीटीओ साहब आए और छा गए और हर तरफ से तजावजात खत्म कर रहे हैं और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड धड़ाधड़ खत्म हो रहे हैं। आज उनसे पूछेंगे कि ये सब कुछ करने में उन्हें क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं और मजीद वो लाहौर की ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए, रवा रखने के लिए क्या क्या इकदामात करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। डीआईजी डॉक्टर अतहर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हाउ डू यू थिंक, बड़ा इनिशिएटिव लिया आपने, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड लाहौर के माफियाज के हाथ में हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं सर? आई थिंक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। जो सबसे बड़ा चैलेंज इंसान के लिए या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए होता है वो उसकी सोच होती है। किसी भी इंसान के लिए सिर्फ और सिर्फ चैलेंज ये है कि वो किस हद तक सोच सकता है। ये जो मैंने अभी सोचा है लाहौर के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसमें हमारा पहला हदफ इसको साफ करना है और साफ भी हर तरह की चीज से करना है। रोड के ऊपर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो उसको साफ करना है। आप अपना खुद सर्वे करेंगे कि लाहौर में उनको शहरियों को कितने बैगर्स मिले, वो भी हमें बताएंगे और 15 पे कॉल भी करेंगे अगर वो बैगर किसी इशारे पे उनको मिलते हैं। मैं खुद भी विजिट करता हूँ, प्राइवेट गाड़ी में भी देखता हूँ। अभी आई कैन क्लेम कि तकरीबन 50% शहरियों को लाहौर के ऊपर बैगर्स में मिलेंगे। उनको उनकी फैमिलीज के साथ कनेक्ट किया जा रहा है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें भी हैं और प्राइमरीली जो ट्रैफिक पुलिस की टीम। राइट सर, की जो माफिया की जो आपने बात की, इलीगल माफिया के अगेंस्ट तो पहले दिन से हमारा ऑपरेशन है। 45 के करीब इलीगल स्टैंड को खत्म करवाया जा चुका है अभी तक और 300 से ज्यादा सड़कें क्लियर करवाई जा चुकी हैं। कैनाल रोड के ऊपर, सरोजपुर रोड के ऊपर मेन जो आर्टरीज हैं उनको ऑलमोस्ट हमने क्लियर करवाया। अब जो ब्रांच रोड्स हैं या साइड रोड्स हैं, स्लिप रोड्स हैं, वहाँ के ऊपर हमारी एक स्ट्रेटजी है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम मिलकर कर रहे हैं कि जो इनको कुछ कास्ट है वो प्रोवाइड ज्यादा किए जाए, रक्षों के पॉइंट्स बनाए जाए ताकि इसको डिसिप्लिन किया जाए। तो मेरा ख्याल में यह है कि विद इन 3 मंथ्स 15 दिन हमें हो चुके हैं और आगे जितना भी टाइम है 3 महीनों के अंदर बिल्कुल लाहौर को साफ करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, आपने कहा कि बैगर्स को उनकी फैमिलीज के साथ मिलाया जा रहा है। बैगर्स तो बहुत बड़ा माफिया है, तो आपको चैलेंज नहीं फेस करना पड़ता, उनका जो सरगना आप तक नहीं पहुंचता कि भाई आप हमारे बैगर्स को इशारों पर रुकने से मना नहीं कर सकते? वो हम तक क्या पहुंचेगा, हम उनके पीछे हैं। मैंने आज भी अपनी ट्रैफिक पुलिस को एक एड्रेस किया है मनावा में और मैंने उन्हें कहा कि जो बैगर्स के सरगना को पकड़ेगा उससे मैं सबसे ज्यादा इनाम दूंगा और बल्कि कमेंडेशन सर्टिफिकेट भी दूंगा और उनके ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की FIR भी दर्ज होगी। पाकिस्तान में लॉ है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, उसमें फोर्स्ड लेबर वन कॉम्पोनेंट इंग्रेडिएंट कह लें कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को डिफाइन करता है। इंटरनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चैलेंजेस पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। जो गैंग जिस तरह से ऑपरेट करते हैं, तो मैं शहरियों से भी दरख्वास्त करूंगा कि अगर वो इस तरह के गैंग उनको पता चलते हैं 15 पर कॉल करें, हमारी टीम आएगी और सरगना को ही तो हम ढूंढ रहे हैं, बाकी तो विक्टिम्स हम बेचारे, इनको तो प्रोसिक्यूट करना भी जो कानून की खिलाफ वर्जी है मेरे ख्याल में। तो इसलिए सबसे प्राइमरली तो रिस्पॉन्सिबल ही वो सरगना है। तो हमें क्या उन्होंने ढूंढना, हम तो खुद उनको ढूंढ रहे हैं और इंशाल्लाह लाहौर की सड़कों पे हमें कोई भी ऐसे शख्स
نظر آتے ہیں یا ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں کوئی انفارمیشن آتی ہے، 152 کال آتی ہے تو ہماری ٹیم جائے گی، ان کو اریسٹ کرے گی۔ ٹھیک ہے سر، ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک وارڈن جو ہے وہ سڑک کنارے پیٹرل اور ٹائر رکھ کے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کو مارتے ہوئے لے کے جا رہا ہے اور اپنی کلٹس گاڑی میں بٹھا رہا ہے۔ کیا وارڈنز کو یہ بھی کہا جاتا ہے اگر اس طرح کوئی سائیڈ روڈ پہ ہیلپ کرنے کے لیے یا اپنا روزگار کمانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے پیٹرل لے کے یا ٹائر شاپ بنا کے ہلکی پھلکی، تو اس کے ساتھ اس طرح مناسب رویہ ہے سر؟ نہیں، وہ دیٹ از ان ایکسیپٹیبل، اس کو میں نے سسپینڈ کر دیا، اور جو انسپیکٹر ہے وہ بیسیکلی وارڈن، اور اس طرح اس کی اور بھی شکایات ملی تھی، میں نے ان کو آج بھی بتایا، میں نے کل 5 بندے سسپینڈ کیے ہیں مختلف لوگوں کی جو مجھے انفارمیشن ملی جہاں پہ انہوں نے بدتمیزی کی، تو اس کو میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا، ان کو بلکہ نہ صرف سسپینشن ہوگی، ان کو نوکریوں سے بھی میں نکالوں گا۔ یہ ہرگز اس کا مطلب کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا نہیں ہے۔ سب سے میں نے آج ان کو اسکیل بتایا کہ آپ نے سب سے زیادہ عزت اس کی کرنی ہے جو پیدل چلتا ہے، اس کے بعد موٹر سائیکل والے کی کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے دوسری گاڑیوں والوں کی عزت کرنی ہے۔ یہ عزت کا اسکیل میں کیا ریورس کر دیں، اب آپ اوپر سے شروع ہوتے ہیں، اب نیچے سے شروع ہوں گے، یہ میری پریورٹی ہے۔ اور میں نے ایک اور بھی آج اناؤنسمنٹ کی ہے کہ آپ کے چالان کے اوپر میں آپ کو انعام نہیں دوں گا، آپ کے نہ چالان کم ہونے پہ آپ کو سزا نہیں دوں گا، آپ کو اگر انعام ملے گا تو صرف اور صرف انسانیت کی خدمت کے لیے ملے گا۔ تو اس لیے وہ جو واقعہ میرے سامنے آیا تو اسی کے اوپر میں نے اس کو سسپینڈ کیا ہے، اور وہ کلوز ٹو لائن ہے، ابھی ٹریننگ کر رہا ہے، اس کو سزا بھی ملے گی اس چیز۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بھی فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ یہ کہا جاتا ہے کہ چالان کا کوئی ہدف مقرر ہوتا ہے ٹریفک وارڈنز کے لیے، یہ اگر اب مقرر نہیں بھی ہے، پہلے کیا مقرر ہوتا تھا کہ اتنے چالان روزانہ ایک ٹریفک وارڈن نے کرنے ہی کرنے ہیں؟ نہیں، یہ کبھی بھی نہیں تھا، یہ ایک مسکنسیپشن ہے، نہ تو گورنمنٹ کی طرف پہلے تھا، ابھی کی تو خاص طور پہ گورنمنٹ کا کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں ہے، اور نہ کسی سی ٹی او کی طرف ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کی بیسس پہ ریوارڈ اور پنشمنٹ ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ اس چیز کو مزید کریں گے۔ میں نے اسی لیے ان کو اناؤنس کیا کہ کوئی ایسی ٹارگٹ نہیں ہے، ہمارا پہلا صرف اور صرف ٹارگٹ یہ ہے کہ لاہور کی جو ٹریفک ہے اس میں اسموتھ فلو پیدا کرنا ہے، اور سیکنڈ ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ جو ڈسپلن پیدا کرنا ہے ٹریفک میں، لین اینڈ لائن ڈسپلن جسے کہتے ہیں، وہ دیٹ از اے سیکنڈ ٹارگٹ، جو پہلے ہم کلین کریں گے، فرسٹ کلین دین کلیئر، اور اس کے بعد پھر ڈسپلن لائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، ایک سبجیکٹ یہ ہے کہ گاڑیوں کے کچھ کالے شیشے ہوتے ہیں اور وہ انٹیریئر منسٹری سے بعض دفعہ پرمٹ منظور بھی کروایا جاتا ہے، کیا ٹریفک پولیس کے الائنس سے یہ کوئی آسان کام نہیں ہو سکتا؟ وہ کافی کمپلیکیٹڈ ایک ایکسرسائز ہے، اس کو اگر کوئی فیملی کار یوز کر رہا ہے تو بلیک شیشے استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کو آسان بنانے کی کوئی کوشش ہو رہی ہے؟ نہیں، وہ بلیک شیشے بیسیکلی اگر اس طرح کے ہیں نا، بہت سارے لوگوں نے اس کے فیک پرمٹ بھی بنائے ہوتے ہیں، تو ایک کیو آر کوڈ ہے جس کے اوپر اس کی ڈیٹا بیس کے ساتھ لنک کر کے ہم چیک کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اور اگر کوئی اس طرح پرائیویسی کا ایشو ہے تو وہ ایک ریموویبل کرٹنس لگائے جا سکتے ہیں، دیٹ از ناٹ کنٹریری ٹو لا، بٹ یہ جو کالے شیشے والی گاڑیاں ان کو تو آپ جو ہماری جو اے آئی پاورڈ چالان ہے اس میں بھی آ جاتی ہیں، یہ کسی بھی کیمرے کے سامنے جب آتی ہیں تو اس کا چالان ہو جاتا ہے۔ تو یہ اگر نہیں سر، اگر کسی نے پرمٹ لیا ہوا ہے تو پھر بھی اے آئی پاورڈ چالان جنریٹ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، لیکن اگین دیکھیں پرمٹ لینے والے تو بہت کم ہوں گے میرے خیال میں، جو ہمارے پاس لسٹ ہے اور اس کی ڈیٹا بیس میں ہے وہ بہت زیادہ کم تعداد میں کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے پاس یہ ہے، زیادہ تر میں تو ان آتھورائزڈ لگائے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بھی آپ دیکھیں ود دا پیس آف ٹائم فریکوینسی بہت کم ہو گئی ہے، اگر پچھلے آپ 1-2 سالوں میں دیکھیں تو اب اس کے اوپر انٹرونشنز ڈیفینیٹلی پولیس تو پھر بھی روکے گی اور بعد میں چیک کرے گی کہ یہ ویدر کہ اس کے پاس پرمٹ ہے یا نہیں ہے۔ رائٹ سر، بہت بہت شکریہ۔ حکومت نے بڑی خوشخبری دی ہے کہ 4 سال بعد ہم نے انٹرنیشنل فلائٹ کا آغاز کر دیا ہے۔ عمران خان کے دور حکومت میں جو فلائٹس بند ہوئی تھیں، 4 سال بعد یورپ کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ پاکستانیوں کو ملے گی، لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ عمران خان کے دور میں شروع کیے گئے احساس پروگرام کو بند کر دیا گیا، پھر عمران خان کے دور میں شروع کیے گئے شیلٹر ہومز کو بند کر دیا گیا، عمران خان کے دور حکومت میں شروع کیے گئے کسان کارڈ کو بند کر دیا گیا،
एहसास स्कॉलर प्रोग्राम को बंद कर दिया गया, लंगर खाने बंद कर दिए गए, नैब को तकरीबन अनअफेक्टिव कर दिया गया है, व्हाट शुड आई से कि बिल्कुल वो साइड पे कर दिया गया है। उस तरह से नैब कार्रवाइयां नहीं कर पा रहा जिस तरह से इमरान खान के दौरे हुकूमत में होती थी। सेहत कार्ड बंद कर दिया गया। इमरान खान ने क्या एक फ्लाइट बंद की, इतना कुछ इमरान खान के दौरे हुकूमत का जो इनिशिएट किया गया था वो बंद कर दिया गया। उसके साथ साथ राशन कार्ड भी बंद कर दिया गया। और रोशन डिजिटल प्रोग्राम जिसके जरिए पाकिस्तान में बड़ी सस्ती गाड़ियां मुयस्सर आती थी, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बहुत खुशी से पाकिस्तान में मौजूद अपने किसी रिश्तेदार को रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए गाड़ी ले देते थे। वो बहुत खुश होते थे कि भाई हमारा इंटरेस्ट बच गया, सूद से हम लोग बच गए, एक नॉमिनल प्राइस के ऊपर उन्हें गाड़ी मिल जाती थी। फिर इंसाफ आफ्टरनून प्रोग्राम जिसमें वो बच्चे तालीम हासिल कर पाते थे जो बेचारे मॉर्निंग में कोई जॉब करके या फिर छोटा मोटा काम करके अपने घर का नानो नफका कमाते थे। उसके बाद बिलियन ट्री प्रोग्राम बंद कर दिया गया जिसके लिए आज हमें स्मॉग से लड़ना पड़ रहा है। अगर बिलियन ट्री प्रोग्राम चलता रहता तो शायद स्मॉग इतनी बड़ी तादाद में, इतनी डेंस मिकदार में हमें ना मिलती। उसके बाद टैक्स रिफॉर्म्स को खत्म कर दिया गया। उस शदोमत से टैक्स रिफॉर्म्स नहीं चल रही। ई ट्रांसफर पेंशन को भी तकरीबन खत्म कर दिया गया। उसके बाद बिलासूद कर्जा स्कीम मरियम नवाज साहिबा ऐलान तो कर रही हैं लेकिन अभी तक कोई स्कीम तमाम शदोमत के साथ बिलासूद शुरू नहीं हो सकी। उसके बाद रास प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। अपना घर स्कीम प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। रिकोडेक मंसूबे पर काम खत्म कर दिया गया, बल्कि उसका बहुत बड़ा हिस्सा अपने दोस्त ममालिक को गिफ्ट दे दिया गया है। फिर सिटीजन पोर्टल बंद कर दिया गया जिसके जरिए शहरी बेचारे जिनकी कोई सुनवाई कहीं नहीं होती थी वो सिटीजन पोर्टल पे अपनी सुनवाई करा लेते थे और आला सतह तक अपनी बात पहुंचा देते थे। 21 यूनिवर्सिटीज पर काम बंद कर दिया गया और अब तक इमरान खान 190 मिलियन पाउंड केस में फंसे हुए हैं और सोमवार को शायद उसका 3 डेटे तब्दील होने के बाद फैसला आ जाए। उसके बाद टूरिज्म प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। खिदमत ई मराकज को तकरीबन उस तरह से एफिशिएंट नहीं रहे लेकिन चल रहे हैं जिस तरह इमरान खान के दौरे हुकूमत में चल रहे थे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज एहसास कफालत प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। ये तमाम वर्डिक्ट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है कि तारीख की सबसे बड़ी तरसीलाते ज़र दिसंबर 2024 में आई हैं, जनवरी 2025 में आ रही हैं और इमरान खान दूसरी जानिब मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि तरसीलाते ज़र बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ना भेजें। नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगी और खालिद मंसूर आफरीदी साहब जो कि विटनेस हैं KPK हुकूमत के, वो हमें स्टूडियोज में ज्वाइन करेंगे ऑल द वे फ्रॉम लकी मरवत तशरीफ लाए हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज बलोच साहबा से शुरू करना चाहूँगा। नाज बलोच साहबा, ये सारे प्रोग्राम्स जो इमरान खान ने शुरू किए थे वाकई बंद कर दिए गए और जो मरियम नवाज अब इनिशिएट कर रही हैं उसको आप किस तरह से देखती हैं? कि मुझे तो यूं लगता है जैसे मरियम नवाज इमरान खान का दूसरा रूप है, इतना एफिशिएंटली काम कर रही हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पे आपने फरमाया जैसे इतना अपने स्टार्ट में ब्रीफ आपने स्टार्ट लिया और अपने चीजें वन बाय वन सारी आपकी तारीफें कर रहा था मैं तो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है भाई तारीफें की जाएं तो मैंने तो खुल के तारीफें कर दी हैं। थैंक यू। आप नहीं करते हैं, पाकिस्तान की पूरी आवाम करती है और बाहर इंटरनेशनल लेवल तक खान साहब के जो एजेंडास थे, जो उनके पर्पस थे, जो वो प्रैक्टिकल करते रहे, पूरी दुनिया उनको सराह रही है। साथ ही आपने उस बंदी का कंपैरिजन करी है जो बेचारी अभी भी अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद के ख्वाब सजाए फिरती हैं। ठीक है, अब खान साहब के जो प्रोग्राम थे वो प्रैक्टिकल थे। अच्छा, वो काम हो रहे थे, पनागाहों में लोग रह रहे थे। जो इवनिंग प्रोग्राम थे बच्चे वहां पे पढ़ रहे थे। जो सेहत कार्ड था उसका आपका एक
शहर से लेके वो रूरल एरिया, जो कॉन्सेप्ट ही जिनके माइंड में नहीं था कि कैंसर का या ओवरऑल ट्रीटमेंट होते हैं, कोई इस तरह का कार्ड भी होता है, उनकी पूरी फैमिली का एक कार्ड, चिप कार्ड पे, आईडी कार्ड पे फैमिली का ट्रीटमेंट होता था। ठीक। उसके बाद देखिए आप, अगर आपने खुद ही फरमाया कि वो बिलियन ट्री जो उनका मंसूबा था, और आज स्मोक आप देख लें कि पाकिस्तान स्पेशली लाहौर आपके सामने उसका सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट नाम आता है। अब चीजें वो होती हैं, बेसिकली लाइफ जो है वो डिपेंड अपॉन करती है प्रैक्टिकल पे, नॉट लिप सर्विस, राइट। और ये खान साहब को सिर्फ 3 साल का टेन्योर मिला, जिसमें आप देखिए जो आफाकी अल्लाह की तरफ से जो यूं कहिए कि बलाएं थी, जिसमें कोविड टॉप पे था, 1.5 साल कोविड रहा। आप देखिए कि 3 साल में एक बंदे को अगर मौका मिला है तो उन्होंने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए और प्रैक्टिकल की सूरत में लिए, जबकि वो नस्ल दर नस्ल मोरूसी सियासतदान जो अब पहले बाप, दादा, नाना, माँ, फिर बेटा, वो लिगेसी समझ गए जैसे उनके बाप का राज है, और ये पाकिस्तान की जमहूर जो है उनके बाप की गुलाम है, और ये पूरा मुल्क लौंडी है उनके घर की, और उन्होंने पूरी अवाम को यरगमाल बनाया हुआ है, वो उन पे राज करेंगे। जबकि यहाँ पे एक बड़ा फर्क जो है वो ये होता है कि जमहूरियत और बादशाहत में यही फर्क होता है कि जमहूरियत में दूसरे लोगों को मौका दिया जाता है और नस्ल दर नस्ल सियासत की रिवायात नहीं पनपती हैं। ठीक। नाज बलोच साहब, आपका वर्डिक्ट आ गया। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं खालिद मंसूर अफरीदी साहब। सर, हाउ डू यू थिंक? मैंने भी तारीफों के पोल बांध दिए और नाज बलोच साहबा की भी कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या वाकई प्रैक्टिकल थी इमरान खान की हुकूमत? जी शुक्रिया वंस अगेन आपका, क्योंकि मैं तो उस सूबे से बिलोंग करता हूं जहां अक्सर हमारे पीटीआई के दोस्त जो हैं कहते हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी के 30 से 35 साल हुकूमत रही है, आपने भी सुना होगा। हालांकि अगर वज़ीर आज़म की उनके मिलाया जाए तो 10 साल से नहीं बनते। इसका मतलब है कि जो सूबाई हुकूमतों का कहते हैं कि सूबों में उन्होंने 30 साल हुकूमतें की, और वो वाकई सही है, उनकी 30 साल हुकूमतें की। तो खान साहब की 3.5 साल हुकूमत नहीं रही है, खान साहब की ना 11 साल हुकूमत रही है KPK में। अच्छा। और KPK में जो आपने सोनामी का जिक्र किया, माशाल्लाह सोनामी तो इतना आया है कि वहाँ पे जो दरख्त वो उगाए गए थे उनका मैं खुद विटनेस हूँ, आई विटनेस हूँ, मेरे अपने दूर के रिश्तेदार हैं। तो उन्होंने 3 साल से हुकूमत के खर्चे पे पानी उनको दिया गया, बीज दिया गया, इवन वहाँ तक उनका वॉचमैन, उनका जो गार्डनर है या माली है, वो भी सूबाई हुकूमत ने प्रोवाइड किया। और अब उन्होंने उनको खाट के बेच दिए और पैसे उन्होंने जेब में रख लिए। अच्छा। दरख्त वहाँ बिलियन ट्री धड़न तख्ता। नाज बलोच साहब सुनते जाइएगा। अच्छा, दूसरा आ जाए सेहत कार्ड का मामला। सेहत कार्ड का मामला बड़ा अच्छा, वो जहाँ पे कोई अच्छाई होगी तो आपने हर एक, ये नहीं कि आप तनकीद कर ले, लेकिन उसमें सबसे बड़ा लेकुना था कि वो यूनिवर्सल था। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कहीं भी नहीं होता है दुनिया में, आप जाएं, ये अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए होता है। मैं खुद ऐसे फैमिलीज को जानता हूं जो कि सेनेटर हैं और उन्होंने भी जाके सेहत कार्ड पे इलाज करवाया है। ठीक है। तो उससे क्या हुआ, जो सूबा पुख्तूनख्वा है वो कर्जदार हो गया। अब सबसे ज्यादा कर्जदार सूबा है इस मुल्क का, वो सेहत कार्ड की वजह से इतना खर्चा है। और अब ये आलम हो गया कि आपने सही कहा, सेहत कार्ड बंद हो गया। वो बंद इसलिए हुआ कि सूबे के पास फंड नहीं है प्रीमियम देने के। तो अब जो वहाँ के टॉप के अस्पताल है, पेशावर की मैं आपको खुद बताता हूँ, RMI नॉर्थ वेस्ट 2 बड़े अस्पताल हैं प्राइवेट के, उन्होंने आगे बोर्ड कर दिया कि सेहत कार्ड वाले मरीज यहाँ पे तशरीफ ना लाएं, क्योंकि हुकूमत उनको पैसा नहीं देते। हमने खुद भी, एक गरीब था उसने इलाज किया, डॉक्टर साहब ने खुद अपनी जेब से इलाज किया, कह रहे इसके पैसे मुझे 1 साल बाद मिलेंगे। तो ये सेहत कार्ड का आलम है। मसला ये है कि मैं हमेशा कहता हूं कि PTI एक बेहतरीन जुमात है, लेकिन एक बेहतरीन अपोजिशन जुमात है। ये जब भी आते हैं गवर्नेंस पे, गवर्नमेंट करने, इनके अवसान खता हो जाते हैं। आपने तो उनका सरकार वाला पता ही काट दिया जी। ऐसा ही है, जिस तरह आपको अगर याद हो, पीपल्स पार्टी के बारे में मशहूर था 80s और 90s में कि ज़ियाउल हक के मार्शाअल्लाह को उन्होंने मुकाबला किया, और पीपल्स पार्टी को ज़ियाउल हक खत्म नहीं कर सकी। लेकिन जब हुकूमत में आई तो जरदारी साहब और हुकूमत ने उसको खत्म कर दिया। आपको पता है, आपको पंजाब में नॉन एग्जिस्टिंग है KPK में। तो आपको अगर ये भी याद है कि खान साहब के अगर आप आखिरी 1 साल ले लें, तो जब लोग जाते थे और माइक से पूछते थे तो वो कहते थे कि महंगाई है। और शेख रशीद साहब का खुद बयान था इलेक्शन से पहले कि हमें 15-20 सीटें ही आ जाती तो बड़ी बात
मुलाकात थी पंजाब से, लेकिन ये तो अच्छा हुआ, क्या करना था इन्होंने नेकी कर दी पीडीएम ने कि अदम एतमाद ले आए और इन्होंने एक नैरेटिव बनाया कि हमें अमेरिका ने हुकूमत से निकाला। लेकिन आप ग्राउंड पे जाएं, अभी भी देखें ना, इनकी कप्तान इमरान खान साहब के बाद में कहते हैं इनका सबसे बड़ा क्रेडिट वर्ल्ड कप है ना, आप देखते हैं कि हमने वर्ल्ड कप जीता है, और उसका क्या क्रेडिट है कि मैं टीम सिलेक्शन करता हूं। मुझे एक बात बताइए, जब आप ये कह रहे हैं 2022 में जो रोटी थी ना वो 7 रुपए की थी, आज 15 से 25 रुपए की मुख्तलिफ इलाकों में है। अंडे 2022 में 150 रुपए दर्जन थे, आज 330 रुपए दर्जन है। मैडम मैं आपकी तरफ आता हूँ, टमाटर जो हैं वो 50 रुपए किलो थे, आज 240 रुपए किलो हैं। सर पेट्रोल 150 रुपए लीटर था, आज 253 रुपए लीटर है। सर फिर डॉलर 170 रुपए का था, आज 280 रुपए का है। सर 2022 में 300 यूनिट का जो बिल था वो तकरीबन 3000 था, और आज 20,000 के करीब बिल आता है 300 यूनिट का। सर गैस का बिल 150 रुपए आता था, आज 1100 रुपए आता है। नाजरीन भी जरा इस बात को कमेंट बॉक्स में सेकंड कीजिए, या आप डिसएग्री कर सकते हैं, क्या वाकई ऐसा था 2022 जब इमरान खान का दौरे हुकूमत था और अप्रैल में वो चले गए, उसके बाद की कहानी अलग से कहानी है। फिर बच्चों की वैन का किराया जहां 1500 था, आज 5000 है। सर जो बकरे का गोश्त था उस वक्त 1000 रुपए किलो था और आज 2500 रुपए किलो है। सर मैं मतलब अगर ये गलत कह रहा हूं तो आप मुझे जरूर फरमाइएगा। जो वो घी, खाने वाला घी है वो 150 रुपए लीटर था, 650 रुपए लीटर है। सर मुझे ये नहीं समझ आती, शहबाज शरीफ साहब, मोहतरम वजीर आजम पाकिस्तान साहब, जब हमें नवीद सुना रहे होते हैं कि पाकिस्तान तारीख की बुलंद तरीन सतह पर स्टॉक मार्केट खेल रही है, तारीख की कम तरीन सतह पर महंगाई आ गई है, मुझे समझ नहीं आती 120 रुपए वाला जो लीटर वाला दूध हम 220 रुपए लीटर ले रहे हैं, फिर भी हमें ये भाषण दिया जाता है कि जनाब आप तो सस्ती तरीन चीजें इंजॉय कर रहे हैं। सर उसके बाद जो एवरीडे का खुश्क दूध था वो 950 रुपए का था 2022 में, आज 1800 रुपए का। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात सरिया, जिसने ये जो घरों का रोना हम रो रहे हैं, इमरान खान ने बनाए नहीं, तो इमरान खान के दौर में वो था तकरीबन 1 टन जो वो सरिया था वो आता था 1,15,000 रुपए का, और अब है 2,65,000 रुपए का फी टन। फिर सीमेंट सर 540 रुपए की एक बोरी थी, अब 1500 रुपए की एक बोरी है। अब सर बताइए कि इमरान खान आप कह रहे हैं जब हुकूमत में आता है तो अच्छा नहीं होता और जब अपोजिशन में होता है तो अच्छा होता है, ये कौन सी हुकूमत है, कौन सी अपोजिशन है? क्या हम झूठ का राग अलापते रहें सर? नहीं, बात आपकी सही है। ये जो आपने इतनी चीज़ें गिनवाई हैं, ये 2 चीज़ों की वजह से महंगी हुई हैं सर, डॉलर और पेट्रोल तेल की। जब आपका कन्वेंस महंगा होता है और आपका डॉलर ऊपर चलता है, तो अगर आपने फिर कंपैरिजन ही करें तो फिर इमरान खान साहब की कंपैरिजन करें 2017 नवाज शरीफ वाले से, ठीक है, उस वक्त तो डॉलर 98 पे था, ठीक है, उस वक्त पेट्रोल 95 पे थे, मैं खुद डलवाता था, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि इतना हंसता बसता मुल्क हो जो कि 98 पे डॉलर था और पॉइंट, और फिर 170 पे आपको याद है पेट्रोल चला गया, यानी तकरीबन 100% इंक्रीज, और डॉलर जो है वो गया। अगर उस कंसिस्टेंसी पे रहने, अगर आपने इसको कंपेयर करना है आज के हालात को खान साहब, तो खान साहब के हालात को कंपेयर, और नवाज शरीफ साहब जब छोड़ के गए तो उस वक्त जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3% थी, हमारा जो रिजर्व थे स्टेट बैंक के पास वो 20 अरब डॉलर थे, सीपैक आया हुआ था, यहाँ पे राहदारियां बन रही थी, पाकिस्तान एक आलमी एक उड़ान की तरफ हुई, लेकिन आपने धरने करके और अदालतों से फैसले लेके एक इमरान खान को तो फिर भी आईनी तौर पे हटाया गया, लेकिन नवाज शरीफ को अदालती कू के जरिए हटाया गया। अफरीदी साहब अब सुनिए, कू जिन्होंने रजीम चेंज कराया था, किया था, उनको भी और सब बाकी हवारियों को भी पता चला कि एक तो अवाम ने इमरान खान के हक में रेफरेंडम किया, और याद रखिए अब की बारी भी फॉर्म 47 के तहत गवर्नमेंट तो आ गई है, इनको अवाम ने ना दोबारा जब इलेक्शन होने हैं उससे बढ़ के ज्यादा रेफरेंडम करना है और इन लोगों के मुंह पे जूते मारने हैं इंशाल्लाह अवाम ने। और आप कह रहे हैं जी अपोजिशन अच्छी है, हुकूमत अच्छी नहीं है, इमरान खान की हुकूमत करने को उनको टाइम कितना मिला है? 3 साल। और आप बात करें 11 साल। हजूर बात सुने, हौसला रखें।
केपी के, खाली पाकिस्तान के और भी बाकी 3 सूबे हैं, 5 दरियाओं की धरती है, सारी बात करें आप बैठे हो इक़्तिदार में, आप बैठे हो विफाक में, विफाक की बात कंसीडर की जाती है, खाली केपी को नहीं गिना जाता। बाहर के मुल्क में जब आप जाते हैं ना, पाकिस्तान की बात होती है, बाकी सूबे उसमें इंक्लूड होते हैं। आपने जरदारी की मिसाल दी है, आप नवाज शरीफ का देखिए, इमरान खान का क्या कंपैरिजन करते हैं आप इन लोगों के साथ? ये तो इंटरनेशनल भगोड़े हैं, ये तो लूटर हैं जो 50 रुपए के स्टाम्प पे बाहर के मुल्क गए। एक आम आदमी का बच्चा, एक आम आदमी का बच्चा रोड पे जाते हुए ना किसी की रोटी भी उठा ले ना, तो लोग उसको 3 बंदे उसके पीछे दौड़ते हैं। एक आम बच्चे पे मुर्गी चोरी का पर्चा हो जाए ना, वो आपका एक कांस्टेबल भर्ती नहीं हो सकता। ये इस मुल्क की जमहूर के साथ जुल्म है। आप हक की आवाज बना करें। लेकिन वो एमएनए और एमपीए का इलेक्शन लड़ सकता है किसी की जमीन पर कब्जा करने के बावजूद। खजाना लूट के बाहर नहीं गया। इमरान खान बनी गाला में इंटरनेशनल लेवल की शादी नहीं करता खजानों से। इमरान खान अपने अवाम के सीनों को छलनी नहीं करता। 26 नवंबर को डी चौक पे रियासत में पुरअमन शहरियों के ऊपर रियासत माँ होती है। जमहूरियत का क्या मकसद होता है? इमरान खान ने वो कील ठोंक दी, आने वाली नस्लें इनकी याद रखेंगी। इमरान खान ने अवाम को शऊर दिया है। इमरान खान रूल ऑफ लॉ की बात करता है। इमरान खान आईन और कानून की बालादस्ती की बात करता है। माजरत के साथ अफरीदी साहब, आप पढ़े लिखे हैं, आपको इन इंटरनेशनल भगोड़ों की बात नहीं करनी चाहिए, आपको ग्राउंड रियलिटी की बात करनी चाहिए। बिसाइड ऑल दैट पार्टी खालिद मंसूर साहब ग्राउंड इंटरनेशनल भगोड़े नहीं, मैं इनसे देखिए, मुझे आपके घर का मुलाजिम वो चोरी की उस पे एफआईआर हो, वो 50 रुपए के स्टाम्प पे बाहर आता है? बताए मुझे, इसी का जवाब दे। नहीं बात सही है ना। फर्क ये है, आपकी बात सही है कि नवाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब ने डाके डाले हैं, इमरान खान साहब ने चोरी की है, उन्होंने गड़ी चोरी की है और उन्होंने फ्लैट चोरी की है। जरदारी क्या है? वो भुट्टो साहब का नाम ही उसने बर्बाद कर दिया, उसके पुत्र ने नवाज। नहीं मैडम, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तीनों चोर हैं, लेकिन वो बड़े चोर हैं। खान साहब ने सिर्फ गड़ी चोरी की है ना, ये मसला है। माइंड योर लैंग्वेज और माइंडेड। इमरान खान चोर नहीं है। इमरान खान की जो जिंदगी की जमा पूंजी उसने शौकत खानम बनाया है। उसने क्रिकेट खेली, हीरो चंदे पे बनाया ना, अपने जेब के पैसे से तो नहीं बनाया। वो हीरो, वो बंदा जेल में है, वो हीरो। उसने पूरे सिस्टम को नकेल डाली हो एक बंदे ने। जाके देखें, आज हमारी एशिया की सबसे बड़ी बात, अक्सर ना पीटीआई वाले ना, लाहौर बार का इलेक्शन था, पीटीआई वाले हिस्टोरिकल जीत हुई है इमरान खान की। कैदी नंबर 804 का नाम चलता है, नारा लगाएं, दुनिया आपके पीछे होती है। अल्लाह की कसम, एक छाबड़ी वाला भी उसके लिए जान देने के लिए तैयार है। अच्छा, मैं इस पे मैडम इस बात पे सॉरी टू, मैं आपको गद्दारों के साथ मिलाते हैं। नहीं बात आपकी सही है, लेकिन पीटीआई के दोस्तों से मैंने आपको सुन लिया ना, पीटीआई के दोस्तों से मैं इख्तिलाफ इस बात पे करता हूँ। पठान और बलोच जो थे अपनी बात पे कायम रहते हैं। नहीं हम सारे पाकिस्तानी हैं, वो सारे पाकिस्तानी हैं। नहीं, पाकिस्तानी भी हैं। नहीं पाकिस्तानी हैं, लेकिन पीटीआई वाले दोस्त खुदा के लिए उनके जेल पे फख्र ना करें। मोहम्मद अली जिन्ना साहब वो कायदे मिल्लत कभी भी जेल नहीं गए और उन्हें पाकिस्तान बना दिया आपके लिए, और आप जेल पे फख्र कर रहे हैं कि जेल में बैठा है, तो बहुत बड़ा काम कर लिया उसने। पाकिस्तान की बात करें, खाली केपी की बात ना करें, पाकिस्तान की बात करें। पाकिस्तानी है तो तो बड़ा डांट रही है नाज बलोच। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ, अफरीदी साहब को तो डांट रही है। बात का है, पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की बात करें। नहीं मैं यही कह रहा हूँ ना कि आप लोग ने खान साहब की जेल की फख्र ना करें, जेल की बात पे। ये नस्ल दर नस्ल चोरों के साथ खान को मत मिलाएं आप। नहीं तो दो गड़ी चोर कौन है आप बताएं ना फिर। जाएं वो उन्होंने बेची, उन्होंने खरीदी थी। ये कहाँ खरीदी थी? तो वो तो शहजादा साहब खुद कह रहे थे कि मेरी गाड़ी कहाँ गई। बिल्कुल था। इमरान उनसे तो सऊदी अरब के बादशाह नाराज हो गए थे इस बात से। सारे सिस्टम को नकेल डाली हुई है। नहीं नाज बलोच साहब, इसका जवाब तो दे दें कि सऊदी अरब के बादशाह घड़ी बेचने पर नाराज हो गए थे, पाकिस्तान से कतई ताल्लुक कर दिया था उन्होंने। अब सुने मेरी बात, इन चोरों के साथ इमरान खान को मत मिलाएं। आपके ये नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि ये बड़े चोर हैं, वो छोटे चोर हैं, मैं तो नहीं मिला रहा हूँ। पूरे मुल्क की अवाम, स्पेशली आपका 65% नौजवान इमरान खान के पीछे है। इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल लोग। ठीक है, नाज बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खालिद मंसूर अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद मंसूर अफरीदी साहब, नाज बलोच साहबा कह रही हैं वो इमरान खान के मुकाबले में मरियम नवाज, आसफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ चोर और डाकू हैं। इमरान खान को उनसे बिल्कुल ना मिलाया जाए।
ویسے آپ بھی اور حاضرین کے لیے بھی اور ناز بلوچ صاحبہ کے لیے آپ دل سے پوچھ کے بتائیں کہ گورننس سٹائل مریم نواز کو اور گنڈا پور سے کمپیئر کرے، زمین آسمان کا فرق ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں نا ان کو جب آتے ہیں گنڈا تو پور عوام صاحب، فیصلہ کرے گی. نہیں عوام فیصلہ کیا کرے گی؟ وہ نظر ہی آ رہا ہے، وہ جا کے ہر دن نئے منصوبے بنا رہے ہیں، سولر سسٹم دے رہے ہیں، بجلی کو سستا کر رہے ہیں، مریضوں کا علاج کر رہے ہیں. آج اس نے تقریباً 100 جوڑے شادی کے کر دیے، ان کو 1-1 لاکھ روپے دیے. گنڈا پور صاحب سوائے جل سے جلوس کے اور اسلام آباد پہ دعویٰ ڈالنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. اور میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ عمران خان صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک کپتان تھے اور ٹیم بناتے تھے، اور ان کے ٹیم میں آپ کو بتا دوں ان کی ٹیم کون سی ہے: محمود خان کے پی کے وزیر اعلیٰ، بزدار صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ، اور ابھی گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ. یہ ان کی ٹیم ہے. آپ ٹک ٹاکر کی بات کر رہے ہیں، ٹک ٹاکر کو آپ وزیر اعلیٰ کے پی کے ساتھ ملا رہے ہیں. ٹک ٹاکر کو میں بزدار کو ملا رہا ہوں. آپ دیکھیں بزدار کے دیکھیں نا، وہ محسن نقوی صاحب جب آئے تھے وہ ان سے کہیں بہتر تھے، حالانکہ وہ نگران وزیر اعلیٰ تھے. میری بات سنیں، اور وہ بزدار صاحب اب کہاں گئے جو وہ ڈیفینڈ کرتے تھے ان کو کہ یہ وسیم اکرم پلس ہے؟ ٹک ٹاکر سے اچھے تھے وہ بیچاری، جو پنجاب حکومت کا پیسہ لگا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بیچاری وائرل بھی نہیں ہو رہی ہے. ان کی تو ٹیم مینجمنٹ کا مسئلہ ہے. اب دیکھیں نا، حلیمہ باجی کا علیحدہ گروپ ہے، بشرا بی بی کا علیحدہ گروپ ہے، مروت صاحب کا علیحدہ گروپ ہے. نہیں لگا رہے معذرت کے ساتھ افریدی صاحب، وہ پاکستان کی گورنمنٹ کا عوام کا حق نہیں کھا رہے ہیں معذرت کے ساتھ. یہ اتنی اچھی ہے نا، ان کے بچے باہر، ان کی پراپرٹیز باہر. بچے تو خان صاحب کی بھی باہر ہیں دونوں. انہوں نے آج تک پاکستان آئے نہیں ہیں، انہوں نے زحمت نہیں کی کہ پاکستان آ جائیں. ادھر کے نیشنل ہیں بھائی، وہ ادھر کی نیشنل ہے، ان کی ماں ادھر، ان کا سب کچھ ادھر، ان کے اسٹیٹ. نہیں تو ہے تو خان صاحب کے بیٹے نا. اب کل کوئی برٹش نیشنل ہو جائے، حسن اور حسین نواز یا مریم نواز، تو وہ آئے گی نہیں پاکستان. ہے تو اتنے بڑے لیڈر کے ہیں، ان کو آنا چاہیے. کم از کم اپنے والد صاحب کو پوچھنے ہی آ جاتے جیل میں. پاکستان خود نہیں لے کے آتے. ان کا المیہ دیکھیں، باعث شرمندگی. وہ باہر دوسرے غریب بچوں کو اور ہمارے کے پی کے پٹھانوں کو لے آتے ہیں. 26 نومبر آپ خود کہہ رہی مار دیتے ہیں. اپنے بچے لنڈن میں رکھے ہوئے ہیں. معذرت کے ساتھ افریدی صاحب، یہ تو اپنے مرے ہوئے ڈیڈ باڈی باکس میں ڈال کے پارسل کرواتے ہیں، کارگو کراتے ہیں معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے، ان کا کمپیریزن اللہ کا واسطہ ہے عمران خان کے ساتھ. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غریب کے بچے کو تو آ کے 26 نومبر میں آپ خود کہہ رہی ہیں کہ بندے مرے. غریب کے بچے کو تو مار رہے ہیں اور اپنے بچے لنڈن میں موج کر رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں. حضور، عمران خان نے ملک کا خزانہ لوٹ کے باہر کاروبار نہیں کیے، سوئس اکاؤنٹ نہیں بھرے ہوئے. عمران خان کو ان کے ساتھ پلیز خدارہ نہ ملائیے. اچھا ایک منٹ ناز بلوچ صاحبہ، ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی وہ جو ہٹ درمی تھی کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ابھی ختم نہیں ہو سکی. اسی ہٹ درمی پہ آپ قائم ہیں. سمپل سا فارمولا ہے. جنہوں نے رجیم چینج کیا تھا، خان صاحب کل بھی اسی بات پہ قائم تھے، آج بھی خان صاحب اسی بات پہ قائم ہے. بات سیدھی سی ہے، اور خان صاحب کی ڈیمانڈ بھی سیدھی سی ہیں. نہیں دیکھیں، آپ صرف اپنی اینک سے دیکھتی ہیں دنیا کو، پاکستان تحریک انصاف اپنی اینک سے دیکھتی ہے دنیا کو. آپ کے خیال میں عمران خان کے علاوہ، گھڑی چور کے علاوہ ساری چور ہیں؟ جی نہیں بالکل. وہ گھڑی چور کیوں ہے؟ آپ نے مجھے ایک چیز گفٹ میں دی، میں نے وہ خریدی اپنے ملک سے، پھر میں نے وہ اگر بیچ دی تو میں چور کیوں ہوں؟ نہیں، آپ نہیں بیچ سکتے. آپ وہ پیسے آ کے خزانے میں رکھیں گے. یہ دیکھیں نا، یہ اس کو میں خود اکانومسٹ رہ چکا ہوں میڈم. آپ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو سرکار ایک چیز دے دیں، آپ جا کے مارکیٹ میں اس کا ریٹ لگائیں، اس سے پیسے لیں اور جا کے وہ خود. یہ تو کہیں نہیں چلتا ہے. پسندیدہ سی ایم پنجاب کے شرٹ پہ لگا ہوا بٹن بھی دیکھیں گے نا، توسا خانہ کا ہے، اس کے گھر میں پڑا ہوا گلدان. تو آپ مانے نا کہ سارے چور ہیں، آپ مانے نا کہ سارے چور ہیں نا. عمران خان کیوں؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی چور ہے. آپ مانے کہ پی ٹی آئی بھی چور ہے. عمران خان برانڈ ہے، عمران خان برانڈ ہے، اس کا لفظ بولا ہوا ٹرینڈ ہے. ناز بلوچ صاحبہ، برانڈ تو زرداری صاحب کی ہے. ناز بلوچ صاحبہ، ایک پین چوری کرنے والا بھی چور ہے. ناز بلوچ صاحبہ، ایک پین چوری کرنے والا بھی چور ہے، تو پھر گھڑی چوری کرنے والا چور کیوں نہیں ہے؟ عمران خان، there is no one able to compare with عمران خان. نہیں، وہ آپ کا پی ٹی آئی کے ہیں، وہ کیوں نہیں چھڑوا پا رہے؟ پوری دنیا
पूरी दुनिया में इमरान खान का नाम है। और वो देखिए ना international कितनी hero है। वैसे इनके इंटरनेशनल ताल्लुकात का ये आलम है कि अभी तक किसी मुल्क के अल्हम्दुलिल्लाह, सरबराह ने अल्हम्दुलिल्लाह, अपील नहीं की कि इनको अल्हम्दुलिल्लाह। छुड़वाएं। इनसे तो वो नवाज देखिए, शरीफ वो अच्छे थे, ऑक्सफोर्ड में सऊदीज पढ़ते रहे आके हैं, वो उनको छुड़वा ऑक्सफोर्ड देते में थे। पढ़ते रहे हैं, पढ़ाते रहे हैं, उस बंदे का पोर्टफोलियो इन जहलों के साथ मिलाते हैं आप। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पढ़ता कि है, इतना वो बंदा बड़ा पढ़ता लीडर है, है, उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, आप कहते हैं ये उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, ऑक्सफोर्ड में उसके ये लाखों कोई स्टूडेंट हैं। इमरान खान के करोड़ों मिलियन फैन फॉलोवर हैं। नहीं, वो आप मिलियन इमरान नहीं है, खान के साथ बिलियंस बहनों हैं। को मिलाते आपकी हैं। बात सही है, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया उनको छुड़वाने, ना अच्छा, एक टर्की के नाज सदर बलोच आए, ना साहबा, सऊदी अरब के नाज बादशाह बलोच आए। साहबा, मैं भी मानता हूँ बात सुने, इमरान खान के आप फॉलोवर्स मुल्क बड़े के- हैं। आप मुल्क के बेआइन सरजमीन में रह रहे हैं, जहाँ पे कोई आइन नहीं। आप एक बात याद रखें और इसको अभी से अपने जहन में रख लें। नाज बलोच साहब, हमारे मेरी मुल्क बात तो में सुन लीजिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिकली सस्पेंड है। बिल्कुल ठीक है, खान इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी सस्पेंड था। बिल्कुल सस्पेंड था, है। 2018 से सस्पेंड है अब है कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पे बंदा डिस्क्वालीफाई हो गया। आप बताएं कौन सा वजीर आजम दुनिया का कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली और वो डिस्क्वालीफाई हो गया? आप बताएं। मैं एक मिनट मैडम एक लम्हे के लिए खामोश होइएगा, फरमाइएगा, मुझे फरमाइएगा, दलील के साथ बात करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो बिलियन फॉलोअर्स है ना, वो इस तरह का है कि मरियम नवाज अगर यूएई के प्रेसिडेंट से मसाफा करती हैं, जो कि सफारती मसाफा है, उसको एडिट करके इतना गलीज बना दिया जाता है कि उसको गिरफ्तार करना पड़ता है, और अब वो जेल की सुलाखों के पीछे है। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स। बात सुने, देखें एक बात सुनने मेरी गौर से जी। कि खान साहब ने एक बात बड़ी क्लियर की है, उनका किसी किस्म का कोई भी प्रोपेगेंडा अकाउंट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपका सफारती मुसाफा भी होता है ना, तो हमारी कुछ ट्रेडिशन है, हमारा मजहब है, हमारी रिवायात है, एथिक्स हैं, हमें परमिट। जब इमरान खान जाके खवातीन से मुसाफा करते थे तब आपको मसला नहीं होता। खान साहब मर्द थे और बाहर की औरतें वो नॉन मुस्लिम से मुसाफा करते थे। तो खान साहब तो मुसलमान है ना? जी बिल्कुल है। यहाँ पे आप मर्दों के लिए कहाँ लिखा हुआ है? औरतों के लिए और क्राइटेरिया मजहब का, मर्दों के लिए और क्राइटेरिया मजहब का। आपको मजहब का नहीं पता? खुदा के लिए खौफ कीजिए, अगर मर्द बुरा काम करे तो वो भी गुनाहगार, अगर औरत बुरा काम करे तो वो भी गुनाहगार। आप हुजूर, आप सुनिए, यहाँ पे डिफरेंट क्राइटेरिया टिक यार्ड बना मतलब बड़ा क्लियर मर्द, एक मुसलमान मर्द किसी गैर मुस्लिम औरत से सलाम ले सकता है, आपको इस इस्लाम का पता है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आपके मुल्क की वजीर आजम रही हैं, एक वजीर आजम की बेटी थी और एक बहुत बड़े पॉलिटिकल पार्टी की हेड थी, और आज भी वो लाखों दिलों में। मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन पर्सनल इश्यूज पे ना जाया जाए। खान साहब में बहुत लूप होल्स हैं पर्सनल। खान साहब का माजी बड़ा शानदार रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज बलोच साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थी, और खालिद मंसूर अफरीदी साहब स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये जो अंधी तकलीद है, इसने मुल्क पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। अंधी तकलीद ने हमें मार डाला है। इस्लाम अपनी तरह का बना लेते हैं, नॉर्म्स अपनी तरह की बना लेते हैं, अखलाकियात अपनी तरह की बना लेते हैं, अपनी अपनी तरह की ऐनक लगा के देखते हैं कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में, इस्लाम के वसीतर मुफाद में वाकई इस्लाम को नाफिज किया जाना चाहिए, वाकई आईने पाकिस्तान को नाफिज किया जाना चाहिए। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।